नमस्ते बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 का अध्याय 1 जिसका भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश के संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जिससे हमने आपको नेपाल के लोकतंत्र के बारे में बताया था। बच्चों, हमें इस बात का मालूम है कि हमें समझने के लिए इसके दो अलग अलग परिस्थितियों पर हम इसके आगे लोकतंत्र को समझने के लिए जैसा कि मैंने पहले आपको नेपाल के लोकतंत्र के बारे में आपको बताया था, इसके आगे समझने के लिए बिल्कुल अलग अलग दो परिस्थितियों में अलग गौर करके दो घटनाओं के बारे में मैं आपको इसमें आगे बताती हूँ। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटनाएं। समाचार पत्रों के माध्यम से इसी खबर में बताया गया था कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण ये था कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। बच्चों, नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वो आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वो लड़ते रहे थे। बच्चों, जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण था कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया, जैसा कि ऊपर चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के दूसरे संविधान में कहा गया था कि शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अपनी अहम भूमिका अदा करता है। बच्चों, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमें हमेशा बनी रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको नीचे आपकी चित्रकथा आपकी पुस्तक में देख करके आपको देखना है और उससे समझना है। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर होता है। वो दबंग किस्म का लड़का होता है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर जब श्रीमती राव अचानक किसी काम के लिए बाहर जाना चाहती है तो वो सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अनिल को तंग करने लगता है। तो अनिल आज मैं सब आप राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। श्रीमती राव के लौटने पर अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद नहीं रुकना पड़ेगा और आज तुम्हें 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। अब आप कक्षा के बाहर गई हुई थी तो अनिल के शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मैडम से बोला कि मैडम, जब आप क्लास के बाहर गई हुई थी तो ये अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, लेकिन उसने कहा, मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब था कि अनिल के कहने पर उसने मना कर दिया। लेकिन लोकतांत्रिक समाजों में भी ऐसा ही है। ऐसे नियम तय करना जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में भी ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा 7 की पुस्तक में पढ़ा था कि एक दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने अनुभव की कुछ घटनाएं बताई थी। उस अध्ययन में हमने बताया था कि वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है। ओम प्रकाश को दलित होने के कारण उसे किसी तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बच्चों, वहाँ उन पर भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद एक छोटी सी घटना, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। इसके भी एक छोटी सी घटना के द्वारा आप इस चित्रकथा पट्टे के माध्यम से आपको यहाँ पर इस पुस्तक में समझाई गई है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली थी। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं। बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों का हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। हमें सदा ही वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें हमेशा जो ज़्यादा होते हैं उन्हीं की बात हमेशा अक्सर सब लोग मानते हैं। जो कमज़ोर वर्ग रहते हैं उनकी बात कम सुनते हैं। हमें सदा ही वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संभावना कक्षा में ज़्यादा है। हाँ, हम जीत गए। मैडम को फैसला लेने के लिए कोई और तरीका सोचना चाहिए था, ताकि हमारी इच्छा पर भी वह गौर किया जाए। इसी तरह के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है, जैसा कि हम चित्रकथा पट्टे के से देख करके हमें पता चलता है। बच्चों, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा यानी एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिससे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। इसका अगला है कि हमें संविधान क्यों होना चाहिए। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में ज़रा भी अजीब लगती है कि असल में इसका मतलब है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बच्चों, संविधान में हमें ऐसी भावना से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए इसमें हमें एक कहानी को इसमें चित्र कथा पट्टे के माध्यम से देखेंगे। शबनम एक लड़की का नाम है। वो बड़ी दुविधा में कि उसे क्या तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने थे, लेकिन इस समय तो मेरा उसका पसंदीदा जो सीरियल था, टीवी कार्यक्रम, उसे देखना था। वो कहती है मैं इसे देखे बिना भी नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम परेशान हो रही थी। क्या बात है, मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन अगर मैं टीवी देखती हूँ तो मेरे कल का परिचय में अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन टीवी देखने का मन भी उसका ज़रूर था। उसे लग रहा था कि मैं टीवी देखूं, परंतु उसने सोचा, एक बात सूझी उसे, अगर आपको रात कोई भी टीवी नहीं देखे तो शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। वो अपने परिवार वालों से कहते हैं कि अगर आप में से कोई भी टीवी के पास नहीं बैठेगा, टीवी नहीं देखेगा तो मेरा मन भी नहीं ललचाएगा। तो उसके परिवार वाले कोई भी वहाँ पर नहीं बैठे। शबनम, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न भी नहीं देखा। उन आखिरी 2 जो अध्याय थे उसी में से उसके सारे सवाल आए थे, इसलिए वो ये सारे सवाल को अच्छी तरह से कर पाई। तो बच्चों, हमें संविधान में ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिससे हम उन्हें बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है, जिससे देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उसके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। यह एक ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का
आश्वासन मिलता है और उनके स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इसी चर्चा में आप समझ गए होंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शबनम इससे खुश हो जाती है कि उसने टीवी नहीं देखी कि इसी स्थिति में आप क्या करते। इसे हम ये संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक ज़बरदस्त भावना पैदा होती है। भावी संविधान एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई थी। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है? बच्चों, आज हम आपको इनके लक्षण के बारे में बताएंगे कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। इसी को देखते हुए बच्चों, ये काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इससे लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए संविधान सभा के सदस्यों के सामने अब एक चुनौती थी, बड़ी जिम्मेदारी थी। देश के कई समुदाय थे उनके साथ, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई थी ताकि अलग अलग फैसले लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों में कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार था। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि कौन सी स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं बच्चों, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत ही आते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा की किताब में पढ़ा था, शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत के संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा था कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता की वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। लेकिन बच्चों, उन्हें विश्वास था कि इसमें न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। भैया बहनों, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम आपको दूसरे भाग 3 में बताएंगे कि हमें किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा होता है और किस प्रकार संविधान सरकार के 3 अंग होते हैं। धन्यवाद।